गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताएंगे एक बारी, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चा बाड़ी? कलर सिलेक्ट कर लेते हैं एक ना। जल्दी से बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। अरे यार, कलर ही नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है हमसे। यस यस यस। अरे भाई, कितनी डेट है आज बेटा? कलर सिलेक्ट करने में मैं खो गई थी। 23 अप्रैल 2024। तो कैसी है सपोला आर्मी? जल्दी से बताएंगे। पिछली क्लास का रिवाइज करके आए हैं? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, जल्दी से बताए। यस एवरीवन। बेटा बस एक सेकंड दे दो बेटा, एक सेकंड। ओके जी, ठीक है, सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर तो होना ही है। तुम्हें जो वर्ल्ड बेस्टेस्ट, ऑसमेस्ट, ऑसमेस्ट कौन सा वर्ड है मुझे नहीं पता, ग्रेटेस्ट, सुपर से भी ऊपर मैम जो मिली है, कौन से लड्डू चढ़ाए थे तुमने ऐसे भगवान जी को कि तुम्हें मैं मिली बेटा? क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा? अरे भाई, आज लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है बेटा। हाँ, बहुत तारीफ कर ली है मैंने अपनी। चलो बेटा, तुम करो या ना करो, स्वयं की तारीफ हमेशा खुद करनी चाहिए। ये मैंने कहीं से सीखा है और मैं ये तुम्हें भी समझाऊंगी कि स्वयं की तारीफ खुद करो। चलो चलो जी, यस। आज हम करने वाले हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2। चलिए जी, हम पहले तो करेंगे बेटा क्विक 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 रिवीजन। बच्चा कह रहा है आई, बच्चा कह रहे हैं आई, ठीक है। मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए थे क्या? ओ, तभी तो तुमने मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए, तुम्हें मैम मिली। अब तुम्हें नीट में सिलेक्शन होगा, फिर तुम्हें मैम मिलेंगी और फिर मैम के साथ सपोला आर्मी की चाय पार्टी होगी। देखो इस साल कितने सपोलो के साथ चाय पार्टी करते हैं हम। तो मैंने अपने सपोलो को एक प्रॉमिस किया हुआ है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम चाय पार्टी से हमारा क्या ही होगा, लेकिन बेटा देखो, चाय तुम्हें पता भी नहीं है चाय मैम के कितने दिल के करीब है। तो मैंने प्रॉमिस किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीन टी, नो 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 नो, वो तो चाय के नाम पे कलंक है। मैंने प्रॉमिस किया है कि जब मेरे सपोला का सिलेक्शन होगा वो मुझसे मिलेंगे तो हम मिलके चाय पार्टी करेंगे, ये मेरा वादा है। तो कभी तुम भी बेटा 2024, फिर 2025, फिर 2026 में तुम नीट दोगे, तो अभी तो टाइम है तुम्हारे चाय पार्टी का, ठीक है। मैगी पार्टी नो, ओनली चाय पार्टी, ठीक है। मैगी तुम खिला देना। चलो अब बेटा शुरू करें, एक बारी क्विक रिवीजन करें क्या? यस एवरीबॉडी, चलिए जी बेटा एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का। यस एवरीबॉडी, जल्दी से करते हैं। एक बच्चा कह रहे 5 स्टार में। अबे गधे, बड़ा या मुंह देखा है अपना? मुंह देख के तो तुमको कोई चाय ना पिलाए, तुमको 5 स्टार चाहिए? बड़ा आया यहाँ तो। 5 स्टार की चाय बेटा क्या ही बताऊं कैसी होगी भाई। टपरी वाली चाय का जो मजा है ना, मैं बीएचयू में पढ़ी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अगर आपको पता हो। वहां पे बेटा जो टपरी पे चाय मिलती है कुल्हड़ वाली, आ हा, मैं क्या बताऊं, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये आए हैं बड़े 5 स्टार वाले। चलिए जी, अब सारे को सब वो ये चाहिए वो चाहिए, ये मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, समोसा मिलेगा, पैटीज मिलेगा। हाँ, दुकान खोल देती हूं मैं तुम्हारे लिए। चलिए शुरू करते हैं बेटा, एक बारी जल्दी से बताएंगे विथ फुल जोश एंड फुल एनर्जी। हम शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। अपनी नोटबुक्स को बेटा बंद कर लें और बंद करने के बाद बेटा शुरू करते हैं एक बारी क्विक रिवीजन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेल जंक्शंस के बारे में, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेल जंक्शंस के बारे में, और हमने कहा था सेल जंक्शंस जो हैं ये कनेक्शंस होते हैं बेटा, ये सेल्स के बीच का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शंस होते हैं बेटा। यानी कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं या किसी ना किसी फंक्शन में हेल्प करते हैं। और मैंने कहा था बेटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। 3 प्रकार के जंक्शंस थे, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, अडहेरिंग जंक्शंस। जो टाइट जंक्शंस होते हैं बेटा उनका काम होता है गलत हो गया था बेटा, मेरे मुंह से निकल गई। टाइट जंक्शन का काम होता है बेटा एक्टिंग एज अ क्या बोलते हैं,
प्रिवेंटिंग लीकेज अक्रॉस सेल, मैं जादू टोना कर रही थी, प्रिवेंटिंग लीकेज अक्रॉस सेल, मुंह से वो सीमेंटिंग ही निकल रहा था। ऐसे जंक्शंस होते हैं जो सेल के बीच में लीकेज को होने से रोकते हैं, ठीक है। और अडहेरिंग जंक्शंस होते हैं बेटा, अडहेर करने का मतलब होता है चिपकाना, अडहेर करने का मतलब होता है चिपकाना। तो ऐसे जंक्शंस बेटा जिनका काम होता है सीमेंटिंग बिटवीन सेल, जैसे कि तुम्हारी ईंटों के बीच में सीमेंट लगी है तो सीमेंट के जैसा काम कर रहा है, दैट इज अडहेरिंग जंक्शंस। टाइट जंक्शंस प्रिवेंट लीकेज, किसी चीज को लीक नहीं होने दे रहा, राइट। और बेटा गैप जंक्शंस का काम होता है हेल्प बोल रही हूं, हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। इसका साइटोप्लाज्म कंटेंट कनेक्टेड है, और किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये गैप जंक्शन की मदद से कनेक्टेड है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप इस सेल को दोगे वो इसके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड बेटा कम्युनिकेटिंग जंक्शन से आप कम्युनिकेशन करते कैसे हैं बेटा, बाय ट्रांसफर ऑफ ions, by transfer of small molecules, by transfer of big molecules as well. तो सिंपल सी बात है, tight junctions acting as a preventing leakage across a cell, and adhering junctions acting as cementing between cell, and beta gap junctions communicating junctions, they help in communication. Done. Yes everybody, done. फिर बात करते हैं बेटा आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो सपोर्ट एंड लिंकेज देता है। बेटा रिवाइज कर रहे हो ना, काम चोरी तो नहीं करते हो ना, कैमरे के पीछे बैठ के रिवाइज करते हो ना बेटा, समाप्ति एक्सप्रेस में, है ना, फायदा उठाया करो इसका, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना मैम, बहुत बढ़िया तरीके से हमने मैगी का एग्जांपल लेके समझा था, और हमने कहा था कनेक्टिव टिश्यू में बेटा क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू में होता है, अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू को देखूं तो मैम इसमें एक होता है मैट्रिक्स, और इसमें होते हैं बेटा अलग अलग टाइप के सेल्स, जो मैं एक सेल बचा हुआ था उसको आज डिस्कस करूंगी, है ना बेटा। मैट्रिक्स में मैंने देखा ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और मैट्रिक्स में होते हैं अलग अलग टाइप के फाइबर्स। और मैंने कहा था बेटा इसको कंपेयर करना जरा मैगी से। जब अपन मैगी बनाते हैं तो मैगी में पानी डाला तो पानी हो गया तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस, फिर उसमें मैंने मैगी डाल दी तो वो हो गए तुम्हारे फाइबर्स। तो फाइबर्स और तुम्हारा पानी मिला के जो तुम्हारा मैगी बना वो तुम्हारा मैट्रिक्स कहला रहा है। लेकिन उसमें मैंने डाल दी बेटा सब्जी, तो सब्जियां सारी मेरी हो गई शिमला मिर्च, गाजर, मटर, ते धनिया, ते मटर, ठीक है, वो प्याज, वो सारे क्या हो गए बेटा आपके सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके बनाया कनेक्टिव टिश्यू। जब मैंने अपने मैगी को थोड़ा गाढ़ा मतलब थोड़ा सूखा सूखा बनाया जिसमें पानी कम डाला था, मतलब मैंने मैट्रिक्स कम डाला था, तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू थी। पर मैंने सूपी वाली मैगी बनाई जिसमें पानी खूब सारा था, तो तुम्हारे उस पानी में मैगी भी स्विम कर रही है अच्छे से, सब्जियां भी अलग अलग है, चिपकी हुई नहीं है, पानी बढ़िया से है, और उसमें मैगी मतलब फ्लोट कर रही है, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा होता है, ना, तो सेल्स और फाइबर्स को सांस लेने की जगह मिलती है, खुला खुला है सब। लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पानी कम है मैगी में, तो आपने क्या बोला बेटा कॉम्पैक्टली। अब पानी कम है तो सारा चिपक जाएगा ना बेटा, तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड के तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी लिखवाई थी, मैंने कहा था बेटा वो क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक है हमारी बेटा, अरे भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है हमारी बेटा डेंस, अरे बोर्ड को बेटा सबसे पहले मौत आती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक है बेटा हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हाँ या ना, एक है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा जब हम बोल रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू तो मैंने डेफिनेशन तुम्हें समझा दी, और इसमें आ गया बेटा हमारे पास एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक आ गया बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में आ गया बेटा आपके पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और आ गया बेटा डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ गया बेटा तुम्हारे पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारे पास है कार्टिलेज और बोन्स, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारे पास है बेटा ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है ना। ये वाली बात तो क्लियर हो गई। हमने बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू से शुरू भी किया था। मैंने एक अत्यंत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सपोलो के चेहरे से विपरीत, ठीक है,
एक बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाया था बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, उस डायग्राम को एक बारी बेटा रिवाइज करें क्या? जैसे आप ना अपने बेटा वो वाला डायग्राम देखो जो मैंने बनाया है, मैं तुम्हें एनसीईआरटी से एक बारी दिखा देती हूं। तो हमने ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बना के समझाने की कोशिश की थी। एरियोले का मतलब होता है स्पेस, तो काफी सारा स्पेस है। काफी सारे स्पेस में क्या है बेटा? आपके अलग अलग फाइबर्स, आपके अलग अलग सेल्स, जिसमें मैंने सबसे पहले डिफाइन करके तुम्हें बताया था बेटा कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। आपको दिख रहा है ये ब्लू, इन्होंने ब्लू बनाया है बट व्हाइट कलर के होते हैं बेटा, व्हाइट फाइबर्स होते हैं। और एक तुम्हें ये येलो कलर के दिख रहे हैं बेटा, दीज आर दी इलास्टिक फाइबर्स। इन्होंने लिखा ही नहीं है, लेबल ही नहीं किया, इलास्टिक फाइबर्स। तो बेटा बेसिकली आपको दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। कोलाजन फाइबर्स बंडल में प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर्स सिंगल इंडिविजुअली प्रेजेंट है। कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं बेटा वो इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोलाजन फाइबर्स बेटा अनब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स बेटा ब्रांच्ड होते हैं। कोलाजन फाइबर्स व्हाइट कलर के हो गए, इलास्टिक फाइबर्स येलो कलर के हो गए। ये बात क्लियर हो गई बेटा। फिर हमने बोला मैम अलग अलग टाइप के सेल्स है, जिसमें हमने यहाँ पे एक सेल बनाया हुआ है जिसे मैक्रोफाज बोला। यहाँ हमने एक सेल बनाया हुआ है जो एनसीईआरटी में लेबल नहीं किया हुआ, बट पता है अगर आप देखोगे ऐसा सा न्यूक्लियस मैंने बनाया। जैसे आप कई बच्चे हमारी क्लास अटेंड करते हैं तो हेडफोन लगाते हैं ना, तो ऐसा हेडफोन शेप न्यूक्लियस होता है। वैसे तो बेटा इसकी डिटेलिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़नी है। अगर तुम इस सेल को ध्यान से देखोगे ना तो इसका न्यूक्लियस जो है ना वो हेडफोन जैसा होता है। यहाँ पे बेटा हम वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स वाला, ये वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में। बट आपको मैंने एक चीज बता दी थी कि ये जो सेल बनाया हुआ है तुमने, ये जो सेल बनाया हुआ है तुमने और ये जो सेल बनाया हुआ है तुमने, ये तीनों सेल WBC के ही टाइप होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के ही टाइप होते हैं। ये वाला इओसिनोफिल होता है, ये प्लाज्मा बी सेल्स बोलते हैं बेटा इसे, इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, अगेन व्हाइट ब्लड सेल। ये जो तुमने बनाया हुआ था न्यूट्रोफिल, बेटा यहाँ पे तुम्हें कोई भी कहानी नहीं पूछेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, क्योंकि वो तो आगे की कहानी है। तो आगे पढ़ना है तो जबरदस्ती का यहाँ पे बेटा कंटेंट मत घुसाना है ना। ये यहाँ जो तुम्हें पढ़ना है, एक तो तुमने बेटा पढ़ा मैक्रोफाज। मैक्रोफाज करता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक सेल होता है, एनगल्फ करता है फॉरेन मटेरियल को, खाता है उसको, डिस्ट्रॉय डैमेज कर देता है, फिनिश। ठीक है, मास्ट सेल के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगी। और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो ये मैंने क्यों नहीं बनाया, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगी कि ये क्या है एंड इसकी क्या प्रॉपर्टी है, यहां क्यों बनाया हुआ है, और प्लस इसके बारे में भी मैं अभी समझा दूंगी। जल्दी से मुझे बताओ एक बारी, कोई दुख दर्द समस्या, कोई दुख दर्द समस्या बेटा? वेरी गुड। क्रिस पूछ रहा है, चलो एक होमवर्क देती हूं और फिर बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो एक होमवर्क देती हूं। होमवर्क ये है बेटा, देखो इसके बारे में तो मैं बताऊंगी ही, ये क्या है ना। ये वाली तो मैंने तुम्हें बताई दी है, ये वाली इलास्टिक फाइबर्स है। एक बच्चा पूछ रहा है मैम ये क्या है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम थोड़ा पता करो व्हाट इज दिस। मैं तुम्हें क्या करूंगी, आज के लेक्चर के बाद मैं तुम्हारे ना वॉइस नोट में लेक्चर में ही कमेंट अपना पिन करा दूंगी इसका आंसर, पर आज नहीं करूंगी आंसर। आज मैं तुम्हें टाइम दूंगी कि ये क्या है, ये तुम पता करो। ठीक है, यस। डायग्राम में तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं है ना बेटा, दुख दर्द खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है मैम, समझ नहीं आ रहा, समझने के लिए बेटा दिमाग चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। दिमाग भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, जंग लग रही है, यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। मैक्रोफाजेस का मतलब कल बताया तो था फैगोसाइटिक सेल्स हैं बेटा। नहीं, अभी मुझे आंसर नहीं चाहिए कि ब्लड वेसल है क्या है, ये मैं बाद में। गलत आंसर दे रहे हो बेटा, गलत नहीं, ये पता करना और मुझे बताना। अब बेटा आज सुनो पहली बात तो, चलो अभी ये यही गलत बात है, जैसे पूछो ना तुम एकदम से बेटा कमेंट में ना तुरंत आंसर देते हो, थोड़ा तो वेट करके आंसर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आंसर बता दूंगी, है ना। अब बेटा देखो, कल हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाया था, उसमें डायग्राम बनाया था, बस डायग्राम में सेल्स लिखे थे, एरियोले का मतलब लिखा था, और हमने लिखा था फाइबर्स के बारे में और सेल्स के बारे में लिख रहे थे। तो लास्ट बेटा आज हमें ना, आप इस हेडिंग को मत डालो, आप उसी को कंटिन्यू करो, क्योंकि हमारा लास्ट सेल बचा हुआ था
दैट इज मास्ट सेल। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है ना, देखो बॉडी में भी ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये सेल टॉपिक वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक चीज आप पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन में, और इससे रिलेटेड बेटा एक और चीज आप पढ़ोगे 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। अगर आप लोग पास हो गए तो आपको मौका मिलेगा ह्यूमन हेल्थ पढ़ने का, वहां आप मास्ट सेल के बारे में वापस से पढ़ेंगे। तो इसका जो कंटेंट है ना बेटा वो बार बार रिपीट होगा। तो इसके कंटेंट वैसे तो सब कुछ ही अच्छे से याद रखना है, बट ये कंटेंट बार बार यूज होता है। सो पहली बात तो दीज आर नॉट मस्त सेल्स, हालांकि इनका काम बहुत मस्त है बट इनको मास्ट सेल्स बोलते हैं। तो ये मास्ट सेल्स जो आपने कल पर्पल कलर से बनाया हुआ था, इनके अंदर फिल्ड होते हैं बेटा, इसके अंदर, या आप बेसिकली ये कह लो दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग 3 थिंग्स। ये 3 चीजों को बेटा सिक्रीट कर सकते हैं। एक का नाम होता है हिस्टामिन, एक का नाम होता है सेरोटोनिन, एक का नाम होता है हिपैरिन। सो दे सिक्रीट, वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड मृदुला, आदित्य, बहुत सारे बच्चे सही आंसर बोल रहे हैं। तो मास्ट सेल का काम होता है बेटा, आप ये नोट करो मेरे साथ, सिक्रीट्स, पहले तो मैं सबके नाम लिख दे रही हूं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, अरे भाई स्पेलिंग गलत हो गई। अच्छा, कभी किसी को मधुमक्खी ने काटा है क्या? किसी को कभी मधुमक्खी ने काटा है क्या? सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, थोड़ा सा रिलेट कराती हूं इसके फंक्शन को, ठीक है? एक एक करके मैं इसके फंक्शंस को समझाती हूं। जिसको काटा है थोड़ा सा मुझे बताओगे, जहां मधुमक्खी काटती है तो उस एरिया में क्या होता है? जिस जगह पे मधुमक्खी काटती है वहां पे क्या हो जाता है? काटी है, यस मैम। कितने सारे लोगों को बेटा मधुमक्खी ने सताया है। तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। तो पापा मेरे आर्मी में, अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे फादर, वैसे मैंने बताया था तुम लोगों को कि मेरे फादर आर्मी में थे, ही इज नाउ रिटायर्ड। तो हम लोग की पोस्टिंग थी तभी पठानकोट, है ना, और हम लोग का मतलब हम लोग का लास्ट डे था पठानकोट में, हमें रिटर्न, हमारी पोस्टिंग पापा की हो गई थी सिकंदराबाद साउथ में। तो हम एक आंटी के घर गए हुए थे, उन्होंने बुलाया था खाने पीने के लिए। तो अब उनके खाना पीना खा के उनके बैल्कनी से ना मैं पार्क में देख रही थी मजे से, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, ठीक है, मजे से बैल्कनी में देख रही हूँ बेटा। तभी एक मधुमक्खी आई और मधुमक्खी को और कोई जगह नहीं मिली, मधुमक्खी ने सीधे मेरे इस आंख पे काटा, सीधे मेरी आंख के ऊपर काटा बेटा। और भैया तुम्हें तो पता ही है कि मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है, मतलब मेरी आंख का साइज बेटा इतना हो गया था, लोगों ने, मेरे माँ बाप ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था कि ये कौन सा बच्चा है, ठीक है, क्योंकि बेटा हालत ही ऐसी जाती है। तो जहां मधुमक्खी काटती है और मम्मी कह रही थी और देखो पार्क में, मम्मियों को तो बेटा देखो, मम्मियां ना तुम्हें किसी भी चीज पर डांट लगा सकती है, तुम्हारा कुछ भी, आज के डेट में मम्मियां क्या डांट लगाती है, और करो फोन, चलाते रहो फोन, फोन की वजह से सब हुआ है, और करो फोन, और करो फोन, और खुद देखोगे रात में मम्मी फोन स्क्रॉल कर रही है, ठीक है। तो मम्मियां आपको कैसे भी डांट सकती है। तो तब मम्मी कहती है और देखो तुम बैल्कनी से, और तुम्हारा काम नहीं है, क्या कर रही थी तुम, खिड़की से क्या बाहर देख रही थी, हो गया ना, जैसे तो मेरी गलती थी। मधुमक्खी ने आके काटा, अब बेटा खिड़की से मैं बाहर देखती नहीं देखती, बैठी होती, कैसे भी होती, मधुमक्खी का काम था आके काटना, काटती वो कैसे भी, है ना। तो जब मधुमक्खी काटती है वो एरिया फूल जाता है, वो एरिया वार्म हो जाता है, वो एरिया रेड हो जाता है। मैं आपको बता रही हूं कि इन्फ्लेमेशन होती है, और ये इन्फ्लेमेशन वर्ड भी बेटा बहुत बार यूज होता है। तो मजाक मस्ती तो ठीक है, लेकिन कहानी से टॉपिक को रिलेट करो बेटा। तो जब मैम को भी मधुमक्खी ने काटा तो एरिया स्वेल हो गया, एरिया रेड हो गया और एरिया वार्म हो जाता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है। इन सारे रिस्पॉन्सेस को बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। आपकी जो मास्ट सेल्स होती है ना बेटा, वो इन्हीं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो जो एरिया स्वेल हो रहा है, रेड हो रहा है, वार्म हो रहा है, वो मास्ट सेल्स की एक्टिविटी की वजह से ही हो रहा होता है। अब मैम वो एरिया ऐसे स्वेल अप क्यों हो जाता है, रेड क्यों हो जाता है? तो बेटा मास्ट सेल बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रीट करती है एक कंपाउंड, एक केमिकल जिसे बोलते हैं हिस्टामीन, जिसे बोलते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन का काम, हिस्टामीन का नाम का मतलब होता है बेटा वेजो डायलेटर, इसे बोला जाता है वेजो डायलेटर। देखो इसके नाम
इसके नाम में इसको क्या बोला जाता है? इट इज अ वेजोडाइलेटर। आपको ना इन तीनों के फंक्शंस याद रखने हैं बेटा। हो सकता है कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली इनके बारे में इंडिविजुअली नहीं दिया हुआ, बट इट्स ओके। आपको मास्ट सेल दिया हुआ है, इसका मतलब आपको इन सबके फंक्शन बेटा पता होने चाहिए, सबके फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। जब मैं बोल रही हूं वेजोडाइलेशन के लिए हिस्टामीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा वेजो? वेजो का क्या मतलब होता है? वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल। वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल। डाइलेटर मतलब डायलेट करना। बेटा डायलेट करने का क्या मतलब है? डायलेट करने का मतलब होता है चौड़ा कर देना। डायलेट करने का मतलब होता है बेटा चौड़ा कर देना, ठीक है। डायलेट करने का मतलब होता है चौड़ा कर देना। ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है। अगर ब्लड वेसल्स का नॉर्मल साइज ये है ना बेटा, अगर ब्लड वेसल्स का नॉर्मल साइज ये है, तो जैसे ही हिस्टामीन उस ब्लड वेसल पे काम करेगी ना, आप देखो ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है। ये हिस्टामीन की वजह से हुआ। हिस्टामीन ने जब ब्लड वेसल, ये बोर्ड को बेटा बहुत मात आती है, जब हिस्टामीन ने बेटा क्या किया? हिस्टामीन ने, बोर्ड ही नहीं चलता है भाई, ठीक है। हिस्टामीन ने बेटा क्या किया? जब आपके ब्लड वेसल्स पर एक्ट किया, तो आप ब्लड वेसल्स को देखो कितनी चौड़ी हो गई। पता है बेटा ब्लड वेसल्स क्यों चौड़ी हो जाती है? मतलब हिस्टामीन ब्लड वेसल्स को क्यों डायलेट करता है? ताकि जो एरिया अफेक्टेड है उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंच पाए। ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर दिया। आपको ये पूरी कहानी नोट नहीं करनी है, आप सिर्फ इतना नोट करोगे, बाकी दिमाग में, क्योंकि ये कहानी आपको आगे ह्यूमन हेल्थ में लिखवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। अभी दिमाग में सेट करो, अभी सिर्फ ये पॉइंट याद रखो कि ये वेसोडाइलेशन करता है। मैं आपको कारण बता रही हूं कि जब ब्लड वेसल चौड़ी हो जाती है तो ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बेटा ज्यादा से ज्यादा जो WBCs है वो भी जा पाएगी उस एरिया में, जो एरिया में फॉरेन कोई चीज आई है, विदेशी कोई चीज आई है, ताकि आप फाइट कर सको। इसीलिए फ्लूइड कंटेंट क्योंकि उस एरिया में बढ़ जाता है तो जरा सी स्वेलिंग आपको दिखती है। ब्लड में आरबी, ब्लड बढ़ रहा है मतलब वो एरिया थोड़ा सा रेडिश दिखेगा। ये सारी इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन इज नथिंग बट द एरिया विच इज टर्निंग रेडिश, विच इज टर्निंग, विच इज स्वेलिंग अप अ बिट, which is getting a little warmer, वही इन्फ्लेमेशन है। मेरी बात समझ रहे हो? बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाय आना, यस एवरीबॉडी, हाय आना। बेटा ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात आपको समझ में आ गई कि मास्ट सेल्स का जो हिस्टामीन होता है मैम, उसका काम होता है, सिंपली याद रखो, ब्लड वेसल को चौड़ा कर देना। अगर ब्लड वेसल इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर हिस्टामीन ने काम किया, उसके ऊपर हिस्टामीन ने काम किया। यस एवरीबॉडी, राइट। सिंपल एक लाइन याद रखनी है बेटा, वेसोडाइलेटर कौन है? और एग्जैक्टली इसके अपोजिट काम करता है बेटा सेरोटोनिन। एग्जैक्टली इसके अपोजिट काम करता है ये सेरोटोनिन। अगर आपने हिस्टामीन को वेसोडाइलेटर बोला ना बेटा, तो सेरोटोनिन जो होता है इट इज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। It is a vasoconstrictor. It is a vasoconstrictor. बहुत ज्यादा डिटेल में अभी मत जाओ बेटा, क्योंकि जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूं, जितना मैम बता रहे हैं अभी फिलहाल के लिए आपको उतना ही याद रखना है। वेजो का मतलब ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, पिचका दे। बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा अपोजिट काम करेगा। अगर ब्लड वेसल इतनी थी तो अब सेरोटोनिन काम करेगा, अगर तो इतनी हो जाएगी। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। डन 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 डन, राइट आस्था? हाँ, हिंदी भाषा में कहें तो वैसा ही होगा। और तीसरा अगेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका जो बेटा फ्लूइड है हेपारिन। हेपारिन जो होता है इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। इट इज अ नेचुरल एंटी का मतलब होता है अपोजिट, कोगुलेंट का
अपोजिट, मतलब ये फ्लूइड को सॉलिडिफाई नहीं होने देगा, क्लॉट नहीं बनने देगा। कोगुलेंट या क्लॉट, इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड्स में। जैसे चोट लगती है तो क्लॉट बन जाता है ना बेटा, हाँ, यस। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड में क्लंपिंग नहीं होने देता, ब्लड में सॉलिडिफिकेशन, क्लंपिंग नहीं होने देता, ठीक है, यस। बेसिकली हिंदी भाषा में कहें तो जमता नहीं है फ्लूइड, हाँ या ना बेटा, यस एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने कहा बेटा, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में ये दिया नहीं हुआ है, आप स्पेसिफिकली बेटा क्या करोगे, इतने फंक्शंस याद कर लोगे, ठीक है, तो भी चलेगा। एंटीकोगुलेंट मींस अपोजिट, एंटी का मतलब अपोजिट, कोगुलेंट का मतलब क्लॉट, प्रिवेंट क्लॉट। सारे सेल्स के बारे में हो गया। नहीं आप बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आप एक्स्ट्रा ही पूछ रहे हो, एक दो बच्चे। डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 कर लो। तो फिर बेटा आगे हम बढ़ते हैं। बेटा सब लोगों ने लिख लिया। मास्ट सेल में आप सिंपली याद रखना, हिस्टामिन का मतलब है वेजोडाइलेटर, सेरोटोनिन का मतलब है वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, हेपारिन का मतलब है बेटा एंटीकोगुलेंट। और बेटा आपको मैं एक और चीज बता दूं, सिर्फ मास्ट सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, सिर्फ मास्ट सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है कि इसके पास ये होता है, और भी बॉडी में सेल्स होते हैं, और भी ब्लड में सेल्स होते हैं। बेसोफिल्स में आपको पढ़ाऊंगी, बेसोफिल्स भी बिल्कुल मास्ट सेल्स जैसा काम करता है। बेसोफिल भी बेटा बिल्कुल मास्ट सेल जैसा काम करता है, वो आगे पढ़ेंगे। यहां आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, आपको मैंने होमवर्क में भी दिया था, ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं। यस, डन 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 डन। अब बेटा देखो, एरियोलर टिश्यू हमने पढ़ लिया मैम, एरियोलर टिश्यू के सारे सेल्स पढ़ लिए, एरियोलर टिश्यू के सारे फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब मैम ये होता कहां पे है, वेयर इज द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? तो हेडिंग डालोगे लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा ये वाला टॉपिक भी, फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना बेटा, एनसीईआरटी में लाइन तो सिर्फ 2-3 दी हुई है, बट उस लाइन में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अभी मैं पूछूंगी आपसे कि देखो आपको भी इसमें कंफ्यूजन हो रही है या नहीं, ठीक है। वेरी गुड आफ्तान, वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड हिरणमय, तान्या, यस यस, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। अगर बेटा आप इसकी लोकेशन देखो, तो पहले मैं लोकेशन दिखाती हूं आपको, दिखाती क्या हूं बेटा, बताती हूं अपना। एनसीईआरटी कहती है इट इज लोकेटेड बीनीथ द स्किन। एनसीईआरटी ने बीनीथ वर्ड यूज किया है, बीनीथ का मतलब होता है बिलो, बिलो दी स्किन, ठीक है। इट इज लोकेटेड बीनीथ द स्किन। फंक्शन देखते हैं और फिर मैं फंक्शन के थ्रू ही आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि स्किन के नीचे ये एग्जैक्टली कर क्या रही है। फंक्शन, basically it connects the skin with the underlying muscles। अब ये वाली लाइन में बेटा मौत आती है बिना डायग्राम के। एनसीईआरटी ने तो छोटी सी बात कही, बट इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट, इट एक्ट्स
एज अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। बस इतना ही, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू खत्म, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू खत्म, इतना ही है बेटा। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू तो और भी छोटा है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू तो बेटा और भी छोटा है, ठीक है। नहीं करूंगी मैं, स्पेलिंग ठीक नहीं करूंगी, तुम लिखते रहो और टाइम वेस्ट करो। तुम बड़े आए एकदम 30 मार्क, हाँ जैसे तो तुमने गिनीज रिकॉर्ड बना रखा है। अभी तुमसे 10 स्पेलिंग पूछूंगी ना तो 11 गलत करके आओगे, बन रहे हैं यहाँ रॉन्ग स्पेलिंग, अवार्ड मिल रहा है यहाँ। नहीं करूंगी मैं, ठीक नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, गलत लिखूंगी, सारा गलत लिखूंगी। बड़े आए, सुनो इधर मेरी बात। क्या बोला? एरियोलर की लोकेशन कहां है? बिलो द स्किन। एनसीईआरटी कहती है बीनीथ द स्किन, बट ये स्किन के नीचे क्या कर रही है बेटा? तो हमने लिखा है कि मैम ये कनेक्ट करती है स्किन को आपके मसल के साथ। आपको मैं गारंटी दे रही हूं, आप बिना किसी डायग्राम के ये इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे है, कैसे कर रही है मैम, ये मसल कहां है और मसल को ये स्किन से कनेक्ट कर रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा मामला, आप बिना डायग्राम के समझ ही नहीं सकते। तो इसको एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, बहुत छोटा सा डायग्राम, बड़ा सा डायग्राम नहीं बनाएंगे, छोटे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। क्योंकि आगे जब मैं आपको बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे भी बड़ी कंफ्यूजन होती है एनसीईआरटी की लाइन से। तो यही डायग्राम वहां पे भी बनाएंगे और आपको सुपर क्लियर हो जाएगा वहां पे भी जो दिया हुआ है। तो एक तो मैं ये समझाती हूँ कि ये स्किन के नीचे क्या कर रही है। ये स्किन के नीचे प्रेजेंट है क्योंकि ये स्किन को मसल से कनेक्ट कर रही है। तो कैसे कनेक्ट कर रही है ये चीज मैं आपको समझाती हूँ। और दूसरा बोला है कि ये वो टिश्यू है जो मैम बेसिक फ्रेमवर्क बनाती है एपिथेलियम के लिए। हमने बोला था ना बेटा, जहां जहां एपिथेलियम होती है वहां, मोनिका कह रही है हाउ रूड आर यू, आई एम वेरी रूड, ठीक है। तो बेटा अरे यार सुनो भाई, हम कह रहे हैं इट एक्ट एज अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। तो क्या करती है बेटा, हमने कहा था ना जहां जहां एपिथेलियम होती है वहां वहां कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो ये उसके लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम कर रही है, ढांचे की तरह काम कर रही है, सपोर्ट की तरह काम कर रही है। यही वो टिश्यू होती है बेटा जो सहारा देती है, बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एंड लेट मी टेल यू गाइस, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा। तो एनसीईआरटी की लाइन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। दो ही तो लाइन दी है, अब दो ही लाइन याद नहीं रखोगे और पूरी बेटा इधर उधर की एक्स्ट्रा कहानी याद रख लोगे कि ये भी बता दो, तो मार्क्स नहीं बनेंगे। मार्क्स बनेंगे एनसीईआरटी की लाइन याद रखने से। इसीलिए बेटा हम एनसीईआरटी की लाइंस ही लिखते हैं। अब मैं थोड़ा सा बेटा इसको समझाऊं, तुम्हें मजा आ जाएगा, सच में बता रही हूँ। वो बोलते हैं ना डॉक्टर वाली फील आनी चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी तो तुम्हें डॉक्टर वाली फील ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डॉक्टर वाली फील का सिर्फ ये मतलब नहीं, मतलब जहां बेटा कंसेप्ट समझा जा सकता है ना डायग्राम्स के थ्रू, चीजों के थ्रू, वहां समझा करो। अब जहां याद करने वाली चीजें जैसे एनिमल किंगडम है, वहां तो तुम्हें याद करना ही है, एग्जाम्पल्स हो गए याद करना है। बट अब ऐसी चीजें पढ़ते हो ना तो तुम्हें अच्छा फील होता है कि हाँ यार कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, मैं बना के दिखा रही हूं तुम्हें तुम्हारे बॉडी में जो स्किन की लेयर्स है ना वो बना के बताती हूँ। अब ये मैंने एक लेयर बनाई, ये मैंने एक लेयर बनाई। सबसे पहले तो मैं इसे लिखती हूं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितना स्पेस चाहिए। इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर को बोलेंगे डर्मिस। और फिर बेटा मैं यहां बनाती हूं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। और मैं यहां बना देती हूं कि ये समझो तुम्हारी मसल्स हैं। ठीक है, ये समझ लो तुम्हारी मसल्स है जो मैंने ये वाली लेयर बनाई है। वैसे बेटा मैं सीधे लिख देती ना तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि फिर ना लेबलिंग करने में आसानी रहेगी। तो मैं इसमें लिख दे रही हूं ये मसल्स है। अब समझना बेटा मेरी बात, ठीक है बेटा। एपिडर्मिस और डर्मिस ये दोनों लेयर्स मिलकर आपकी स्किन को बनाती है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस, क्या सबको ये बात समझ में आती है? हाँ। एपी का मतलब पता क्या होता है? आगे बेटा ये वाले वर्ड्स बहुत आएंगे। एपी का मतलब क्या पढ़ा था? एपिथेलियम, है ना। अच्छा सुनो, हाइपो और एपी का यहां पे मतलब जो आपको समझना है, हाइपो मतलब बिलो। अभी मैं आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड पढ़ाऊंगी, है ना। हाइपो का मतलब बिलो, एपी का मतलब अबव, ठीक है।
एपी का मतलब अबव, तो डर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस, हाँ अपॉन, तो एपिडर्मिस इज अबव द डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस इज बिलो द डर्मिस। क्या ये बात सबको समझ में आती है? इसलिए तो सबके नाम में डर्मिस है। तो एपिडर्मिस इज अपॉन द डर्मिस, अपॉन द डर्मिस नहीं बोलना चाहिए, अपॉन द हाइपोडर्मिस, अपॉन द डर्मिस, सॉरी, एपिडर्मिस इज अपॉन द डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस इज बिलो द डर्मिस। पहले मुझे बताओ, इसमें कोई दुखदर समस्या तो नहीं? एपी ऊपर है डर्मिस के और हाइपोडर्मिस डर्मिस के नीचे है, बट बेटा स्किन को बनाने के लिए आपकी एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस काम नहीं आती है। स्किन को बनाने के लिए तुम्हारी एपिडर्मिस और डर्मिस काम में आती है। स्किन को बनाती है तुम्हारी एपिडर्मिस और डर्मिस, हाइपोडर्मिस नहीं बनाती स्किन को। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हम कहते हैं कि मैम बेसिकली इट कनेक्ट्स द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स। ये स्किन को मसल से कनेक्ट करने का काम करती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि बेटा इसकी लोकेशन ही ऐसी होती है। जो ये हाइपोडर्मिस देख रहे हो ना बेटा, इस हाइपोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? इस हाइपोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है बेटा? इस हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको एनसीईआरटी में वर्ड बाय वर्ड लिखा थोड़ी मिलेगा, ये आपको खुद ही समझना है। दिस इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अगर हाइपोडर्मिस में, तो क्या तुम्हें डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा कि ये बीच में है? तो ऑब्वियस सी बात है मैम, जो टिश्यू यहां पे है वो स्किन को मसल से कनेक्ट करेगी, क्योंकि स्किन और मसल के बीच में एरियोलर आ गई। जब इन दोनों के बीच में एरियोलर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है मैम, ऊपर को नीचे से कनेक्ट कर दिया। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, यस एवरीबॉडी, जल्दी बताओ यस एवरीबॉडी। ये कॉन्सेप्ट है बेटा उसका। अगर समझ में आ गया बेटा तो एक थम्स अप दे दो। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एपिडर्मिस और डर्मिस ये तुम्हारी स्किन की लेयर्स होती है और उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं। देखो जितना मैं तुम्हें बता रही हूं बेटा, वो ऑलरेडी तुम्हारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाना है, ताकि ये ना लगे कि तुम रट्टू तोता और रट्टाफिकेशन कर रहे हो। बट ऐसा पीएचडी मत करो बेटा कि तुम्हें ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें पढ़नी पड़े। जैसा कि मैं कुछ बच्चों को देखती हूँ कि पूरा मैम लिखवा दो हाइपोडर्मिस की डिटेल, डर्मिस की डिटेल। जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत है ही नहीं, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये वाली पॉइंट समझनी होती है कि स्किन के नीचे ये क्या कर रही है भाई, स्किन के नीचे कर क्या रही है, क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये स्किन को मसल से कनेक्ट करती है, सपोर्ट तो दे ही रही है एपिथेलियम को। एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहूंगी बेटा, इस डायग्राम में अगर मुझे एपिथेलियम दिखाना होता तो मैं कहां दिखाती और कौन सा दिखाती, ये बता दो। अगर इस डायग्राम में मुझे दिखाना होता बेटा एपिथेलियल टिश्यू, तो मैं कहां दिखाती और कौन सा दिखाती, ये बता दो, बस ये बता दो। फिर हम आगे बढ़ेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। जल्दी बताओ। ये तुम्हारे देख रही हूं मैं, तुम्हें कितना कॉन्सेप्ट चमका है कि तुम सही बता रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा स्पेसिफाई बताओ, अगर कंपाउंड बता रहे हो तो स्पेसिफिकली बताओ। कंपाउंड में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर है। देखो चैट्स की स्पीड देखो, गजब बेटा, बहुत सही। अगर मेरे को बेटा दिखाना होता तो मैं यहां दिखाती मैम, एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर। तो यही तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुआ ना। रट्टाफिकेशन करते तो अभी तुम इस डायग्राम में आंसर नहीं दे पाते बेटा। तुम यहां पे दिखाओगे ना एपिथेलियम, और वो भी कौन सी दिखाओगे? क्या ये मैंने सही लिखा है? अगर सही लिखा है तो एक थम्स अप बना देना। केरेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जल्दी बताओ यस एवरीवन। डन 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 डन, जल्दी बताओ यस एवरीबॉडी। बढ़िया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। गर्म पानी यार,
कनेक्टिव टिश्यू। आप पढ़ेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और कल तुमने देखा होगा कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, एनसीईआरटी ने एक जगह, वैसे तो वो बेटा लिखा हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू है, फिर एक जगह पे लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। उसने स्पेशलाइज्ड क्यों लिखा हुआ है उसका मतलब आज हम समझेंगे, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तो मैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के लिए वापस से कोई डायग्राम नहीं बनाना, एक छोटा सा एनसीईआरटी वाला डायग्राम हम समझेंगे, ठीक है। डन 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 डन। एरी लोअर अरे बेटा बोलते बोलते भी तो लिखती हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देते हो, और यही सारा पाप तुम्हारा इकट्ठा होता है, और जब तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, इस सारे पापों का हिसाब होता है। पर कोई नहीं, करो पाप, करते रहो, कोई नहीं, करो करो करो, खूब करो पाप। एरी लोअर, इसमें भी एरी लोअर लिखा है मैंने, एरी ओलर। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज बेटा द सेकेंड टाइप अंडर योर लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेकेंड टाइप है एडिपोज। बेटा जब एडिपोज वर्ड सुनते हो तो क्या आपको पता है, अभी तक आपने कभी एडिपोज वर्ड सुना है? कभी तुमने बेटा एडिपोज, अरे मजाक करती हूँ बेटा, बेटा बताओ ना, कभी मैम चाहेंगी कि तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर गंदा हो? जल्दी बताओ बेटा। एडिपोज का मतलब हमेशा फैट, फैट। एक्चुअल में एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कोई गलत बात नहीं है, बट इसे स्पेशलाइज क्यों बोलते हैं पता है बेटा? क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड होती है एरियोलर की ही। आपने डायग्राम में अभी मुझसे पूछा था, कई बच्चे पूछ रहे थे कि फैट सेल्स, वेरी गुड। कई बच्चे पूछ रहे थे मैम इन सेल्स को आपने लेबल नहीं किया, इन सेल्स को आपने लेबल नहीं किया। एक्चुअल में देखा जाए ना बेटा, तो एडिपोज एक अलग से कोई टिश्यू नहीं होती, देखा जाए तो एरियोलर का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है। ये जो दो सेल्स बना रखे हैं ना बेटा, ये जो दो सेल्स बना रखे हैं, आप चाहो तो एनसीईआरटी में आपको बेटा वापस से डायग्राम नहीं बनाना, आपको वापस से डायग्राम नहीं बनाना। आप चाहो तो, या अच्छा आपके पास तो बेटा पुरानी एनसीईआरटी है भी नहीं, तो आप क्या करोगे, मैं अभी बनवा दूंगी, ठीक है। एडिपोसाइट्स, ये एडिपोसाइट्स होती है, या तो आप कल के डायग्राम में ही जो एरियोलर का डायग्राम बनाया था वहां पे ये दो सेल्स ऐड कर दो, मैं वैसे अलग से डायग्राम बनवाऊंगी, मैं अलग से डायग्राम बनवाऊंगी, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को बोला जाता है इट्स अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एरियोलर, इट्स नॉट अ डिफरेंट टिश्यू। एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है बेटा एरियोलर का ही, अलग से कोई टिश्यू नहीं होती है। और जेन्युइनली बात है बेटा, अलग से कोई नहीं होती है, एक्चुअल में स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है एरियोलर का ही, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो इसीलिए बेटा इसके लिए लिखा भी जाता है इट्स अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इसीलिए लिखा जाता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। लूज तो है बट स्पेशलाइज्ड क्यों बोला? क्योंकि एरियोलर का ही एक तरीके का छोटा मॉडिफिकेशन है। मैम कैसे? एरियोलर में जैसे ही एडिपोसाइट्स, व्हाट आर एडिपोसाइट्स? एडिपोसाइट्स फैट फिल्ड सेल्स होते हैं। पहले तो मैं एक दो पॉइंट्स लिखती हूं, फिर डायग्रामेटिकली आपको समझाती हूं। पहले तो मैंने आपको बोला इट इज अ specialized form of it is a specialized form of एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, excess of nutrients that are not used immediately, not used immediately are first, लिखते जाओ बेटा, पहले लिख लो, first converted into fat and stored within cells
known as adipocytes, known as adipocytes. एक और पॉइंट लिखूंगी, these adipocytes when found in the areolae, it is adipose connective tissue. That's all. बोला बेटा एडिपोज का मतलब है मैम, एडिपोसाइट जो वर्ड यूज कर रहे हो, एडिपो मतलब फैट, साइट मतलब सेल, फैट से भरे हुए सेल्स एडिपोसाइट्स कहलाते हैं. क्या बेटा? फैट से भरे हुए सेल्स बेटा क्या कहलाते हैं? फैट फिल्ड सेल्स कहलाते हैं एडिपोसाइट्स. आप कह रहे हो मैम हमारे बॉडी में जो भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, अब बेटा समझना मेरी बात, जो भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, मैं इसका एक छोटू सा फ्लो चार्ट बना रही हूं. एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में जो यूज नहीं हो पाया. अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है जो यूटिलाइज नहीं हो पाया बेटा, सबसे पहले मैंने बोला इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा मैम? फैट में. तो फैट की शक्ल दिखाऊं, जैसे फैट में कन्वर्ट हो गया. अब बेटा ये बॉडी में तो स्टोर होगा कहीं ना कहीं, बॉडी में तो स्टोर होगा ना बेटा, क्योंकि यूज नहीं हो पाया. यूज नहीं हो पाएगा तो स्टोर कैसे होगा मैम? सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है. तो ये एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट पहले फैट में कन्वर्ट हुआ, और फैट में कन्वर्ट होने के बाद, ये एरो मत बनाओ वरना कंफ्यूज होगे, फैट में कन्वर्ट होने के बाद मैम दिस इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड द सेल. अब कैसे स्टोर होता है इसको समझना बेटा, कैसे स्टोर होता है इसको समझना बेटा. जरा बहुत इंपॉर्टेंट एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊंगी. जैसे ये नॉर्मल सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है. आप लोग थोड़ा सा मुझे इस चीज का थोड़ा ना बेटा तजामुल बेटा वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है. अच्छा सुनो मेरी बात बेटा एक बारी, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये कोई सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल का बेटा साइटोप्लाज्म है. मैं कह रही हूं नाउ दिस इज, अभी ये एडिपोसाइट बनने वाला है. कैसे एडिपोसाइट बनने वाला है? ये जो फैट है ये इसके अंदर स्टोर होगा, ये फैट जो है ये इसके अंदर बेटा स्टोर होगा. जब फैट इसके अंदर घुसेगा तो मुझे बताओ इस सेल की क्या स्थिति हो जाएगी? ये सेल की स्थिति ऐसी दिखेगी. जरा देखो, सेल की स्थिति ऐसी दिखेगी. अब मैंने बेटा बहुत बड़ा सेल बना दिया, फैट छोटा दिखाया है, लेकिन फैट को भी बड़ा बनाओ. फैट बहुत बड़ा है समझो, ऐसा सा, ठीक है. अब बेटा जैसे ही फैट इसके अंदर आता है, फैट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है ऐसे. ये पूरा फैट स्टोरेज एरिया था जहां फैट आके स्टोर हो रहा है. ये न्यूक्लियस कहां चला गया? न्यूक्लियस साइड हो जाता है. पूरा स्पेस तो फैट ने ले लिया. एनसीईआरटी का इतना छोटा सा डायग्राम, बट उसको समझना जो है वो कठिन है. ये रहा. तो ये आ गया बेटा तुम्हारा सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन, ये तुम्हारी सेल होगी तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये सेल है तो ये सेल की क्या हो गई बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा फैट, ये पूरा फैट स्टोरेज एरिया था. ये क्या हो गया बेटा? तुम्हारा न्यूक्लियस. और ये वाली सेल क्या बन गई बेटा? ये सेल बन गई आपकी एडिपोसाइट. ये सेल बन गई बेटा तुम्हारी एडिपोसाइट. एडिपो का मतलब ही क्या था बेटा? फैट. साइट का क्या मतलब था मैम? सेल. फैट फिल्ड सेल्स आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट. क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा? फैट फिल्ड सेल्स आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट. अरे मैं साइट तो हो जाऊंगी पर लिखने में फोकस पहले लिखना ही है क्या? समय नहीं देती हूं. अब देखो बेटा, पहला पॉइंट पढ़ो हमने एडिपोज में क्या लिखा हुआ है, एक एक बात समझो. पहला पॉइंट हमने लिखा है इट इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. मैम ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का. आप एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख रहे हो कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसी में फैट वाला सेल बनाया हुआ है. देखा तुमने?
उसी में फैट वाला सेल बनाया हुआ है। अभी मैं एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ। बेसिकली ये अलग से कोई टिश्यू होता ही नहीं है मैम। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारा स्पेस है ना, एरियोले, जिसके अंदर मैम डिफरेंट टाइप के सेल्स है। अगर उसी एरियोले में मैम यही एडिपोसाइट प्रेजेंट हो जाए तो वही एरियोलर टिश्यू को आप क्या बोल रहे हो, एडिपोज। क्योंकि मैम तभी तो बेटा इनकी लोकेशन भी देखोगे तो बिलो द स्किन, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लोकेशन भी बिलो द स्किन है। अब जिसके पास बेटा ज्यादा फैट है, थोड़ा सा चबी, मोटा नहीं बोलना किसी को, थोड़ा सा चबी, क्योंकि उसके एरियोले में ज्यादा एडिपोसाइट्स हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है यार भाई। जो थोड़ा सा दुबला पतला, स्लिम ट्रिम, तो उसके एडिपोसाइट्स कम है थोड़े। और जिसके पास बेटा थोड़ी सी चबी स्किन क्या चबी, तो उसमें एडिपोसाइट ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा फैट, ज्यादा स्टोरेज और ज्यादा एडिपोसाइट्स आपको दिखेंगे एरियोले के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो अभी यूज नहीं हुआ बेटा, वो पहले कन्वर्ट होता है फैट में और फिर वो सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। फैट सेल के अंदर स्टोर हो गया तो वो सेल्स क्या कहला रहे हैं मैम, एडिपोसाइट्स। और यही हमने अगली लाइन में लिखा है, these adipocytes when found inside the areolae it is adipose connective tissue। मैम यही एरियोले के अंदर जब एडिपोसाइट्स घुस जाते हैं तो वही कन्वर्ट हो जाता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। इसीलिए इसकी लोकेशन भी क्या बोलते हैं बेटा, लोकेशन भी बोलते हैं बिलो द स्किन, क्योंकि एरियोलर भी तो बेटा बिलो द स्किन। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। पहले मुझे बताओ, फिर मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगी। पहले मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? फिर मैं एनसीईआरटी रीड कराती हूँ। एनसीईआरटी ने तो एक लाइन में निपटा दिया है, पर एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है बेटा। और एनसीईआरटी में क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, 100% जरूरी है। एरियोले का जो भी मतलब पूछ रहा है बेटा, पहली बात तो अपने आप को एक पिटाई लगाओ, क्योंकि ये कल पढ़ा है हमने। कितनी गलत बातें पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं हो, गलत बात है बेटा। ऐसे कैसे डॉक्टर बनोगे, तुम तो पेशेंट भी बनने लायक नहीं हो। कल नहीं पढ़ा था एरियोले का मतलब था स्पेस, स्पेस ऑफ एरियोलर टिश्यू। जल्दी बताओ बेटा। बेटा मुझे ना एक थम्स अप दे दो अगर आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से एक और बार बताऊंगी, फिर मैं यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बच गया है ना, तो भी मैं आपको एनसीईआरटी और डायग्राम से 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यस एवरीबॉडी। पक्की बात? क्लास को 1 घंटा हो भी जाता है, पता भी नहीं चलता। एक बार ये एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा साथ साथ। ठीक है? देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। कल हमने पढ़ा था बेटा, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स लूजली एग्रीगेटेड है, क्योंकि मैट्रिक्स मैम ज्यादा है तो सेल्स को काफी स्पेस मिली है, फाइबर्स को काफी स्पेस मिली है। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। फॉर एग्जाम्पल मैम लूज कनेक्टिव टिश्यू का है एरियोलर टिश्यू जो स्किन के नीचे है। क्या करती है? इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। मैंने ये भी आपको बता दिया है कि स्किन के नीचे करती क्या है, स्किन को मसल से कनेक्ट करती है। और ये भी मैंने लिखा है बेटा, इट एक्ट एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। It contains बेटा फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। उसके पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो फाइबर्स बनाती है और मैट्रिक्स भी बनाती है इनफैक्ट बेटा, राइट? इट कंटेन्स मैक्रोफाजेस, इट कंटेन्स मास्ट सेल। लिखा सिर्फ इतना है बट डायग्राम में बनाया कितना कुछ है। प्लाज्मा सेल्स भी बनाए हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स भी बनाए हुए हैं, इओसिनोफिल्स भी बनाए हुए हैं, एडिपोसाइट्स भी बनाए हुए हैं। लिखा कम है बट डायग्राम में सब दिया है बेटा। आप एनसीईआरटी के ऊपर से लेके नीचे तक सब पता होना चाहिए, इसीलिए क्लास में रीड कराती हूं। आगे देखो, एडिपोज टिश्यू इज
अनदर टाइप ऑफ लूज टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ स्किन। मेनली बीनीथ स्किन क्यों बोला? क्योंकि और भी जगह पे प्रेजेंट होती है बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज और भी जगह पे प्रेजेंट होती है, हमारी आई बॉल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है, आई बॉल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना बेटा, जैसे आपकी किडनी हो गई, आपके जितने भी इंटरनल विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, उनके अराउंड भी बेटा होती है। क्यों पता है? गद्दे की तरह काम करती है, कुशन की तरह काम करती है। जैसे जैसे मैं समझाती हूं, जैसे फोन है तुम्हारा, फोन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, किडनी भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना? तो फोन को प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम फोन के ऊपर कवर लगा देते हो ताकि फोन गिरे तो पहले कवर के ऊपर प्रॉब्लम आए। तो तुम्हारे सारे विसरल ऑर्गन्स को बेटा प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना? तो उसके अराउंड फैट की लेयर आ जाती है, तो फैट मतलब एडिपोज, ताकि कुशन की तरह काम करे। लेकिन इतना डिटेल अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया, तुम्हें रीड कराऊंगी, तुम देख लेना। मैं एक नोट डाल के लिखवा दूंगी, इसका फंक्शन होता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना। जैसे अगर मेरा फोन गिरा बेटा नीचे, तो भाई जो शॉक पहले लगेगा, धक्का लगेगा, वो मेरे कवर को लगेगा, फोन पे बाद में लगेगा, क्योंकि फोन उसके अराउंड है। क्या सॉरी, कवर उसके अराउंड है। क्या आपको बेटा समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं कह रही हूं, है ना? तो एडिपोज क्योंकि फैट वाली लेयर है, तो तकिया, जैसे तकिया होता है ना, कुशन, कुशन वैसा काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करिए। जैसे हेलमेट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है जब बाइक चलाते हो, जस्ट लाइक दैट, बट नॉट सो मच डिटेल इज गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है। Adipose tissue is another type of loose tissue located mainly beneath the skin. Location beneath the skin है, ये तो मैं आपको बता भी रही हूं बेटा। The cells of this tissue are specialized to store fats. Specialized होते हैं फैट स्टोर करने के लिए, सेल्स यानी एडिपोसाइट्स। ठीक है। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. बस, और कुछ बोला ही नहीं है। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट फैट में कन्वर्ट हुआ और एडिपोस टिश्यू बन गया, आपका एडिपोसाइट बन गया। देखो एनसीईआरटी ने थ्योरी में तो इतनी बात दी हुई है, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबसे पहले बेटा इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें नजर आएगी वो है, देखो लेफ्ट साइड में दिखाया तो वह एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर एरियोलर में ये सेल क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला अलग से कोई टिश्यू नहीं है बेटा, एक्चुअल में एरियोलर का ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है। फैट फिल्ड सेल्स या एडिपोसाइट्स जब आपके एरियोलर में, एरियोलर वाला जो स्पेस दिख रहा है ना बेटा, उसमें घुस जाते हैं, तो दैट इज ओनली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एडिपोसाइट्स दिख रहे हैं, ये अंदर जो बेटा फैट है वो दिख रहा है, और ये जो बेटा तुम्हें दिख रहा है ये पिंक कलर का, ये न्यूक्लियस है। इनफैक्ट इसी डायग्राम का जूम डायग्राम है ये एक सिंगल सेल दिखा है, एक सिंगल सेल। सिंगल सेल के अंदर ये जो व्हाइट कलर का पूरा अंदर है ना, ये पूरा फैट है, ये दिखाया हुआ है फैट स्टोरेज एरिया, क्योंकि यही तो फैट, यहीं पे तो फैट है। और ये है बेटा सेल का न्यूक्लियस, क्योंकि फैट अंदर घुस गया है तो न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट हो गया है। और ये बेटा सेल है तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज बेसिकली एन एडिपोसाइट। जल्दी बताओ बेटा यस, जल्दी बताओ बेटा यस एवरीबॉडी, डन डन डन। अगर डन 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 हो गया बेटा एक थम्स अप दे दो। एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं 2 या 4, बट उसकी एक्सप्लेनेशन बेटा टाइम लेती है, और तभी तो आपको बेटा क्लास में पढ़ाया जाता है। ऐसे तो तुम भी एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे और टीचर तुमको पढ़ाएगा, उसमें डिफरेंस होता है ना बेटा, इसलिए समय लगता है बेटा। ठीक है, डन डन डन। एक एक डायग्राम, एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर करते हुए चलते हैं बेटा। इसीलिए अब मैम एक बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत इजी है, वेरी इजी एंड वेरी छोटू सा टॉपिक, बहुत ही छोटू सा टॉपिक है। आप चाहो इसके लिए क्या करना, आप एक पहले तो एक फ्लो चार्ट बनाना। नॉर्मल पोर्ट्रेट में भी बन सकता है, लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है, जैसे लिख रहे हो नॉर्मल पोर्ट्रेट में भी बन सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है मैम। लूज के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। डेंस का मतलब है मैम फाइबर्स एंड सेल्स, सेल्स में मैं कह रही हूं फाइब्रोब्लास्ट। बोर्ड देख रहे हो बेटा ग्लिच कर रहा है। आर डेंसली और कॉम्पैक्टली पैक्ड, डेंसली और
कॉम्पैक्टली पैक्ड इन दी मैट्रिक्स। कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि बेटा मैट्रिक्स कम होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कम है, इसलिए कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गई। और मैम डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो दो प्रकार की होती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो मैं बेटा एक फ्लो चार्ट बना रही हूं, आप बना सकते हो इसी फ्लो चार्ट को, जैसे मैं बना रही हूं वैसे ही, और डायग्राम बनाने छोटा छोटा सा इसके आसपास। अगर आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू को देखोगे मैम, तो आपने लिखवाया है, एक होती है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है बेटा। आप इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही समझ लोगे, आप इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही समझ लोगे। वन इज बेटा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वन इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक है बेटा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक होती है बेटा जिसे बोला जाता है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक को बोला रेगुलर, एक को बोला इररेगुलर। जैसा नाम बिल्कुल वैसा काम, जैसा नाम वैसी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बेटा। गुनीत बेटा थैंक यू। आंचल कह रही है मैम फ्लो चार्ट कैसे बनाए, बिल्कुल ऐसे बनाओ बेटा। कुछ बच्चे ना बेटा लास्ट तक यही स्पैमिंग करते हैं कि आवाज नहीं आ रही, कितने डेसिबल का सुनते हैं भगवान जाने। तो बनाएंगे एक साइड में डेंस रेगुलर, एक साइड में बेटा बनाएंगे डेंस इररेगुलर, ठीक है। चलो ये रेगुलर है ना, एक बार ऐसा हुआ था अर्जुनाज में, रेगुलर में इरेगुलर बना दिया, इरेगुलर में रेगुलर बना दिया भाई। जैसे बना रही हूं एग्जैक्टली वैसे बनाना बेटा। सेल्स कितने भी बना सकते हो, बस अरेंजमेंट जो है सिमेट्री में बनाना। सेल्स 4 बनाओ 5 बनाओ इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इरेगुलर ही बनाया ना। हाँ अब बनाते हैं इरेगुलर। इरेगुलर की शक्ल देख के तुम्हें बेटा, जैसे कई लोगों के रूम होते हैं हॉस्टल में रेगुलर, और कई लोगों के रूम होते हैं इरेगुलर। आप जाओ, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैं ऐसे कह रही हूं कि लड़कियों के रूम बड़े रेगुलर होंगे, लड़कों के रूम इरेगुलर होंगे, नहीं भाई। गर्ल्स हॉस्टल में भी कई लोग ऐसे पैटर्न में रहते हैं जैसे इरेगुलर है, और कई लोग ऐसे पैटर्न में रहते हैं जैसे रेगुलर है। कहने का मतलब कई लोगों के सामान बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और कई लोगों का तो बेटा पता ही नहीं है कौन सी चीज कहाँ रखी है। मतलब मुझे पर्सनली तो बेटा अगर मेरे आसपास का एरिया गंदा हो ना, तो मैं पढ़ ही नहीं पाती, मैं बैठ के कोई काम ही नहीं कर पाती। है ना। अब यहां तुम देखो, एक बार ऑब्जर्व करो, फाइब्रोब्लास्ट, ये हैं आपके फाइबर्स, ठीक है। आपको बस फाइबर्स दिखाने हैं और फाइब्रोब्लास्ट दिखाने हैं। अरे भाई आपको सिर्फ अरेंजमेंट देखनी है इसकी। फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, आपको सिर्फ ये देखना है कि जब मैं टिश्यू को बोल रही हूं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो डायग्राम को देख के ही समझ में आ रहा है कि मैम अगर मैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल रही हूं
तो मैम हमारे फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स, हमारे फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स आर पैरेलली अरेंज्ड, या फिर बोलो कि रेगुलर अरेंजमेंट है, पैरेलली अरेंज्ड और रेगुलर अरेंजमेंट, और रेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब बड़ा ही पैरेलल एक तरीके से अरेंज्ड है। यहां पे तुम देखोगे फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर रैंडमली अरेंज्ड, आर रैंडमली अरेंज्ड, इनका कोई बेटा पैटर्न नहीं है कि रेगुलर अरेंजमेंट होगा। आप देखो ना यार, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कितने इरेगुलर अरेंज्ड है, कोई सेल का मुंह किधर, किसी फाइबर का मुंह किधर, तो बड़ा ही इरेगुलर अरेंजमेंट होता है जब आप इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं तो मैम मस्त फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट बड़े ही पैरेलली खूबसूरती के साथ में मैम अरेंज होते हैं, खूबसूरत तरीके से अरेंज होते हैं। अब बेटा जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसका एक ही एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, जस्ट वन एग्जांपल, स्किन। अब बच्चों को कहां कंफ्यूजन होती है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है मैम लेकिन स्किन में तो आपने बताया था, स्किन में तो एपिथेलियम होती है, और स्किन में मैम एपिथेलियम होती है, तो स्किन में मैम ये वाली टिश्यू अब कहां से आ गई, अब ये वाली टिश्यू स्किन में कहां प्रेजेंट है? आपने तो कहा था कि स्किन में केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, तो अभी मैं समझाती हूं, ठीक है। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा। वैसे तो इस चैप्टर में एग्जांपल्स सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में ना एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो एनिमल टिश्यू से ना, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, एक या दो क्वेश्चन टिश्यू वाले पार्ट से, कॉकरोच नहीं इंक्लूड कर रही हूं, फ्रॉग नहीं इंक्लूड कर रही हूं, टिश्यू वाले पार्ट से एक या दो। लेकिन बेटा आप ये नहीं सोचोगे कि मैम एक ही आता है, मैम ऐसा तो बेटा तुम सोचने लग गए, फिर तो हो गया यार, मैम एक ही आता है। भाई 4 नंबर है, 4 नंबर, एक नंबर पे 10-10 रैंक होती है आज की डेट में, 10-10 रैंक, तो 4 नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है ये तुम सोच भी नहीं सकते जब पेपर में आएगा। और आप ये जरूर समझ लो, इससे आइडिया लगा लो कि जब ऐसे सवाल आ रहे हैं बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी, तो तुम्हें एनसीईआरटी घोट के पी लेनी है बेटा एकदम, समझ रहे हो? यस। इसके बेटा दो एग्जांपल्स है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, और मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि डेंस इरेगुलर टिश्यू स्किन में कहां पे होती है। यस। अगर बेटा हो गया तो एक थम्स अप दे देना, फिर मैं तुम्हें लिगामेंट और टेंडन एक्सप्लेन करूंगी, और मैं डेंस इरेगुलर टिश्यू स्किन में कैसे प्रेजेंट होती है वो एक्सप्लेन करूंगी। जल्दी बताओ यस एवरीबॉडी, जल्दी बताओ यस एवरीबॉडी। डन 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 कर लो। पक्की बात, सब लोगों ने कर लिया है क्या? डायग्राम भी बना लिया है बेटा बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखो ऐसे करते हो तो कंटेंट कितना प्यारा हो गया ना, कट शॉर्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो, कट शॉर्ट नहीं, कंटेंट वही है पर फ्लो चार्ट्स में हो गया। तुम्हें ना धीरे धीरे इन चीजों की बेटा बड़े हो गए, और तो एंड तक जाते आते ये समझ में आएगा कि हमने कितना अच्छा किया कि हमने पोथियां नहीं बनाई मैम, क्योंकि 12th में जब 11th का रिवाइज करते हैं ना, तो 11th की नोटबुक अगर इतनी मोटी होती है ना तो बड़ी मौत आती है बेटा। हमें भी आती थी यार, है ना, हम भी उसी लाइफ से गुजरे हैं यार, है ना। तो पहले तो बेटा मैं टेंडेंस और लिगामेंट्स को एक्सप्लेन कर देती हूं। तो अलग से नीचे हम हेडिंग लिख रहे हैं डेंस रेगुलर, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में मैंने क्या बोला, अगर आपके पास जगह है तो बेटा आप उसी के नीचे फ्लो चार्ट बना सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं फिर इसमें ऐसे लिख रही हूँ कि एक हो गई लिगामेंट। बेटा ये भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर न जाने क्यों इसमें भी बच्चा फिर भी गलती कर देता है, फिर भी बच्चा इसमें गलती कर देता है कि कौन सी होती है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है, कौन सी होती है जो बोन से बोन को कनेक्ट करती है, पता नहीं कैसे गलत कर देते हो। अगर ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो हमेशा एक याद रखा करो, दूसरा एग्जैक्टली अपोजिट है, दूसरा एग्जैक्टली अपोजिट है। अब आपको
टेंडन्स और लिगामेंट से और अच्छी तरीके से, वैसे तो अभी तक समझ में आ ही रहा था, कनेक्ट कर रही है, देखो ना, स्किन को मसल से कनेक्ट कर रही है ना। अब बोन से बोन को कनेक्ट करेगी, मसल से बोन को कनेक्ट करेगी। तो जब आप बेटा लिगामेंट बोलते हैं, सो दिस इज द वन दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन। बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम लिगामेंट का है। एंड बेटा टेंडन्स आर द वन दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। इट कनेक्ट्स मसल टू बोन। मसल को बोन से कनेक्ट करती है बेटा टेंडन, और बोन से बोन को कनेक्ट करती है बेटा लिगामेंट। अगर आप लिगामेंट बनाना चाहते हो तो ऐसे दिखा दो यार, जैसे ये मैंने एक हड्डी दिखाई, हड्डी का एंड दिखाया बेटा, ये मैंने दूसरी हड्डी दिखाई, दूसरी हड्डी का भी मैंने एंड दिखाया, और दोनों हड्डियों के बीच में मैंने ये लगा दिया, क्या लगा दिया, लिगामेंट। कई लोगों का लिगामेंट टियर हो जाता है ना, दिस इज लिगामेंट। क्या प्यारा डायग्राम है। दिस इज द हड्डी, हड्डी नंबर 1 एंड हड्डी नंबर 2। और यहां पे बना दो, जैसे यहां पे ऐसे दिखा दो सुंदर सा मसल। थोड़ा ना सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं बना, थोड़ा सिमेट्रिकल बनाते हैं बेटा। अभी भी बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल तो मैं बना नहीं पाई, ज्यादा बन रही थी मैं, बट कोई नहीं, अब मैं नहीं बनाऊंगी बेटा। ये पहले वाले से तो ज्यादा सिमेट्रिकल है। मैं मसल दिखाना चाह रही थी। कभी कभार ज्यादा कलाकारी करते हैं ना। ओ भाई चलो, एंड ऐसे दिखा दो कि यहां कोई हड्डी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन है, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी मसल, ये हो गई बेटा तुम्हारी टेंडन, ये हो गई तुम्हारी बेटा बोन। बस बनाना लग रहा है, मेरे को लग ही रहा था। येलो कलर से भी तो बना दिया बेटा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, अभी हो गया है। अब इसे थोड़ा बनाना से मसल में थोड़ा कन्वर्ट किया जाए। अब थोड़ा कम, थोड़ा मोटा बनाना बन गया अब तो ये, है ना, लुकिंग जस्ट लाइक बनाना। कोई नहीं बेटा, चलो डन 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 डन, ठीक है। अब देखो डेंस रेगुलर, डेंस से रेगुलर में तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं है बेटा। एक ने मसल्स को बोन से कनेक्ट किया, एक ने बोन से बोन को कनेक्ट किया। अब मैं सबसे पहले बेटा आपको ये समझा देती हूँ कि डेंस इरेगुलर टिश्यू स्किन में कहाँ प्रेजेंट है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में आंसर दे रहे थे, बट जिन्होंने नहीं समझ पाए उनको मैं सबसे पहले बता देती हूँ डेंस इरेगुलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारे स्किन के, क्योंकि मैम स्किन में तो एपिथेलियम भी होती है, राइट, यस। फिर हम बेटा स्टार्ट करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। डन 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 एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, आई थिंक तुम लोगों ने ये बना लिया है। अब बेटा इसी डायग्राम पे वापस आओ, जो तुमने पहले बनाया था ना, वहीं पे हमें नोट करना है, वहीं पे हमें नोट करना है बेटा। एपिडर्मिस डर्मिस दोनों ने मिलकर बनाया था स्किन। डर्मिस के नीचे था हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में थी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और एरियोलर के लिए हम बोलते भी हैं that it connects the skin with the underlying muscles। स्किन को मसल से कनेक्ट करती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट, ये हमने बोला था।
अब हमें देखना है बेटा वेयर इज द लोकेशन ऑफ डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि डेंस इरेग्युलर को भी बेटा हम बोलते हैं कि वो स्किन पे प्रेजेंट है, तो डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू की लोकेशन होती है यहां, यहां। हियर यू हैव बेटा डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू इन द डर्मिस। तो डर्मिस में होती है बेटा इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस में होती है बेटा इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डर्मिस स्किन का पार्ट है ना। बस अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बताओ बेटा क्या ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं है? बिना ये डायग्राम बनाए आपको कैसे समझ में आता कि स्किन में एपिथेलियम भी कहां पे है, इरेग्युलर टिश्यू भी कहां पे है, और स्किन के नीचे एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पे है? बिना इस डायग्राम के टॉपिक अधूरा है बेटा, अधूरा। ठीक है, यस एवरीबॉडी। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन सृष्टि बेटा एनसीईआरटी में नहीं है। आप कहोगे तो मैं आपको लिखवा दे रही हूं, बट इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे बेटा छोटा सा लिख सकते हो, बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बट सिंस आप लोगों को, आप में से कई लोगों को काफी अतिरिक्त में जाना है, मैं ज्यादा फिर भी नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि मैं बेटा फालतू की चीजें नहीं लिखवाती जिससे बच्चे का टाइम वेस्ट हो। शॉक एब्जॉर्बर, कुशन फॉर विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन्स होते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट विसरा में लोकेटेड होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, डन 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 डन। और भी बहुत सारे फंक्शंस है, बट नॉट नीडेड एज इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है बेटा। तो लास्ट कनेक्टिव टिश्यू जो बेटा बचा हुआ है उसको पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग करें। यस, देखो, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। एवरीबॉडी बेटा एनर्जी के साथ बेटा लास्ट 25 मिनट्स बेटा फुल एनर्जी होनी चाहिए। क्लास का अंत भी बेटा उसी एनर्जी से होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो अ रेगुलर और इरेग्युलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड एज रेगुलर और इरेग्युलर टिश्यू। बोला फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट का जो ओरिएंटेशन होती है, जो अरेंजमेंट होती है, वो रेगुलर होती है या तो इरेग्युलर होती है, जिसके बिना पर, जिसके बेसिस पर आप डेंस रेगुलर बोलते हैं या डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। टेंडेंस पैरेलल बेसिकली बेटा अरेंजमेंट होती है। टेंडेंस विच अटैचेस स्केलेटल मसल्स टू बोन। बेटा स्केलेटल वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि स्केलेटल इज अ टाइप ऑफ मसल। आपको मैं आगे मसल्स पढ़ाऊंगी, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल, वहां पे एक्सप्लेन करूंगी। तो स्केलेटल मसल्स का बेसिकली अरेंजमेंट होता है। स्केलेटल मसल्स टू बोन एंड लिगामेंट विच कनेक्ट्स बेटा वन बोन टू अनदर बोन। It is the example of this tissue. Dense irregular tissue has fibroblast and fibers that are oriented differently. That are oriented differently मतलब कि irregular arrangement होती है बेटा। ठीक है, This tissue is present in the skin. Skin में present है, बस खत्म, इतना ही दिया हुआ है बेटा। और ये डायग्राम जरा देख लो, ये बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट दिख रही है फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स की, तो ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दिखाया हुआ है। ये क्या दिखाया हुआ है बेटा? रैंडम अरेंजमेंट। ये आपको फाइबर्स दिखाए हुए हैं, ये आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल दिखाए हुए हैं, बहुत इरेग्युलर वे में अरेंज्ड है, तो ये इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू है और ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। एनसीईआरटी के डायग्राम से बेटा आप हमेशा एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी देख लिया करो। हम उसका बेटर वर्जन इसलिए बनाते हैं ताकि क्लैरिटी ज्यादा मिले, बट एनसीईआरटी के डायग्राम्स हमेशा गो थ्रू करना है। ठीक है, डन 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 डन। यस, चलो बेटा क्या शुरू करें फिर? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू शुरू करें फिर? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हाँ या ना?
स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो वैसे भी हमें नहीं पढ़ना है बेटा, मतलब यहां पे नहीं पढ़ना है, पढ़ना है हमें बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन में, ठीक है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में मेजरली जो हमें यहां पढ़ना है दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे जो हमें मेनली पढ़ना है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमें जो सबसे पहले पढ़ना है दैट इज बोन। लेकिन उससे पहले मैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ी बातें कर लेती हूं। जैसे आपने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, आगे आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे, उनके मैट्रिक्स में और इसके मैट्रिक्स में बेटा फर्क होता है। जब आप कोई भी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू देखते हो, चाहे वो कार्टिलेज हो चाहे वो बोन्स हो, दोनों ही स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो बेटा होता है सॉलिड। और सॉलिड का मतलब ये बिल्कुल नहीं, सॉलिड इज नॉट हार्ड, सॉलिड कैन बी सॉफ्ट, सॉलिड कैन बी हार्ड। जैसे अगर आप क्ले को देखोगे तो क्ले इज सॉलिड बट सॉफ्ट, राइट। अगर आप स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो मैम इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है। अब मैम सॉलिड में वो हार्ड भी हो सकता है, सॉलिड में वो सॉफ्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, डिपेंड करता है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज या बोन, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज हैविंग द मैट्रिक्स विच इज बेटा सॉलिड। क्या काम करता है बेटा, आपकी जो स्केलेटल सिस्टम है, आपकी जो एंडोस्केलेटन है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलके ही तो बना है। तो आपका जो सपोर्ट है अंदर बॉडी के स्केलेटल सिस्टम का, वो स्केलेटल सिस्टम से जो सपोर्ट मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, योर हड्डियां एंड योर कार्टिलेज। यस, तो हम लिख सकते हैं दी endoskeleton is made up of bones and cartilage, giving a major support, आया ना। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एक सपोर्ट दे रहा है। कार्टिलेज मीन्स अभी मैं बताऊंगी कार्टिलेज क्या होता है, बोन्स क्या होते हैं अभी बताऊंगी। एंडो मतलब विद इन, स्केलेटन मतलब स्केलेटन। आपने देखा नहीं बेटा बायोलॉजी लैब में कितने सारे स्केलेटन दिए जाते हैं, रखे जाते हैं, दिए नहीं रखे जाते हैं, देखा नहीं है। स्केलेटल, ह्यूमन स्केलेटन, मुंडी होती है, रिब्स दिख रहे होते हैं, स्टर्नम दिख रहा होता है, हाथ की हड्डियां दिखती है, हड्डियां एक बेसिक बॉडी का भी फ्रेमवर्क बनाता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बनाता है। मेजर सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ठीक है। यस एवरीवन, कंकाल बेसिकली हिंदी में कहा जाए तो कंकाल, जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कई लोगों का कंकाल, कई लोगों के यहाँ पे जो कंकाल है ना, ये वाला कंकाल जिसे कहते हैं क्रेनियम, जिसका काम होता है, भगवान ने क्रेनियम बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है भाई, प्रोटेक्ट करेगा ब्रेन को। कई लोगों का अंदर माल खाली है पर ब्रेन बॉक्स है भैया, प्रोटेक्ट करेंगे, अंदर कुछ हो या ना हो, ये होगा प्रोटेक्शन के लिए। कई लोग के है जंग लगी पड़ी है, यूज ही नहीं कर रहे हैं, रिपीट, वॉइस नॉट कमिंग, है ना, क्लास हैंगिंग, क्लास नॉट प्लेइंग एंड नॉट विजिबल, कैन नॉट हियर यू, कैन नॉट सी यू, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आता है बेटा नंबर 1 कार्टिलेज। अब अगर आप सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी देखो, आपको एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए। रियलिटी चेक इसलिए कि एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है, तुम बेटा एकदम बाहर दौड़ने को होते हो ना, अभी पढ़ना स्टार्ट किया तो एकदम बाहर दौड़ने को होते हो। कार्टिलेज में सिर्फ इतनी सी बात दी हुई है, कार्टिलेज में सिर्फ इतनी सी बात दी हुई है बेटा। जहां पे किसी का भी एग्जाम्पल दिया होगा, जहां पे किसी का भी फंक्शन दिया होगा या जरूरत होगी, नहीं दिया हुआ लेकिन जरूरत है, वहां मैं बताऊंगी।
जहां मैंने नहीं बताया आप समझो कि वो जरूरत नहीं है, जबरदस्ती की स्पैमिंग नहीं करना, ठीक है। कहीं आपको कोई चीज समझनी है तो आप डाउट्स में पूछ सकते हो, आपको आंसर हर चीज का मिलता है, मैं खुद ही आंसर देती हूँ, कितने सारे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो आपको आंसर देते हैं, राइट। अब कार्टिलेज के बारे में बात तो इतनी सी दी हुई है, लेकिन बेटा ये डायग्राम बनाया हुआ है, और ये डायग्राम बनाया हुआ है यानी कि आपको ये डायग्राम समझने की जरूरत है कि कार्टिलेज का ये स्ट्रक्चर जो दिखाया हुआ है इसका क्या मतलब है। अब बेटा ये जो लिखा हुआ है ना कार्टिलेज के बारे में, लिखे तो 3-4 लाइन है लेकिन मतलब इसका बहुत ही गहरा है, तो 1 बाय 1 बेटा हम इसको समझते हुए चलते हैं। एक बच्चा कह रहे हैं फ्रेमवर्क का क्या मतलब है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है बेटा ढांचा, जैसे घर बन रहा होता है तो रॉड्स लगते हैं बहुत सारे, तो वो रॉड्स एक फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं, ढांचा है, ढांचा जिसके ऊपर पूरा मकान खड़ा होगा। तो तुम्हारा भी तो बेटा स्केलेटल सिस्टम एक ढांचा है। इमेजिन करो बॉडी में वो बोन्स ना होते, एंडोस्केलेटन नहीं होता, तुम्हारा कंकाल नहीं होता, बॉडी कैसी होती, लचीली सी होती। यस यस, चलो अब बेटा कार्टिलेज की सबसे पहली बात हम जो करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रही हूं क्योंकि ये लाइन कार्टिलेज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मैट्रिक्स इज सॉलिड बट सॉफ्ट एंड प्लाएबल, ये इसकी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों लाइन है बेटा, हमने अभी तक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कहा कि भाई मैट्रिक्स तो सॉलिड होगी, हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी वो डिपेंड करेगा, हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी वो डिपेंड करेगा। अब क्ले को इमेजिन करो, जैसे क्ले सॉलिड है बट उसको ऐसे कंप्रेस करो तो वो कंप्रेस हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है। अब जैसे तुम अपना नोज टच करके देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा टिप ऑफ द नोज, इसमें कार्टिलेज होती है। ईयर, ये एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स, इसमें कार्टिलेज होती है, इसको मोड़ो, मुड़ रही है। प्लाएबल मतलब अभी समझा रहा हूं, लिख दो बस एक शब्द, बस बोर्ड पे लिख दो, टाइम भी नहीं देते टीचर को समझाने का। प्लाएबल प्लाएबल इतना चिटियाते हो, हाथ इतना बेटा चैट्स पे चलाते हो, पढ़ते कब हो। इसको टच करके देखो, फ्लेक्सिबल है, इसको टच करके देखो, टिप ऑफ द नोज है ना, एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स, टिप ऑफ द नोज, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज की मैट्रिक्स जो है सॉलिड तो है बट सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब दैट रेजिस्ट्स कंप्रेशन, प्लाएबल का मतलब होता है रेजिस्ट्स कंप्रेशन। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन का क्या मतलब है, हिंदी में भी लिख दूंगी मैं यहां, मतलब अगर तुमने इसको कंप्रेस किया ना तो ऐसा नहीं होगा कि मैम ये झेल नहीं पाएगी, रेजिस्ट कर जाती है एंड मैम टूटती नहीं है। मतलब कि अगर तुम कार्टिलेज, अगर तुम बोन्स पे इतना प्रेशर लगाओगे ना बेटा, बोन्स पे इतना प्रेशर लगाओगे तो बोन टूट जाती है, क्योंकि उसका मैट्रिक्स हार्ड होता है एंड नॉन प्लाएबल होता है। अगर तुमने बोन्स पे जोर लगाया, बोन्स पे प्रेशर लगाया तो बोन्स बहुत इजीली ब्रेक हो जाती है, बिकॉज इट कैन नॉट, इट्स मैट्रिक्स इज हार्ड एंड नॉन प्लाएबल। बट कार्टिलेज pliable matrix, it is soft and it is pliable। मतलब मैं यहां पे लिख दे रही हूं, जोर लगाओगे, लगाओगे या ऐसे लिख लो, जोर लगाने से नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती है लिखनी या पढ़नी, तो आप सिर्फ बेटा ऐसे याद रख सकते हो, इफ यू कंप्रेस देम तो ये टूटेगी नहीं, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लाएबल, मतलब कि मैम वो टूटती नहीं है ना। यस यस, बेटा पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, क्या एक कार्टिलेज का डायग्राम बनाए, क्या एक कार्टिलेज का डायग्राम बनाए। यस, यहां तक डन 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 डन। और बोन्स के केस में बेटा एग्जैक्टली अपोजिट होता है। बोन्स का मैट्रिक्स कैसा हो, बोन्स का मैट्रिक्स सॉलिड हो, बोन्स का मैट्रिक्स कैसा हो, हार्ड हो, बोन्स का मैट्रिक्स कैसा हो, नॉन प्लाएबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कार्टिलेज और बोन्स के केस में उनके मैट्रिक्स के बारे में है।
दोनों के मैट्रिक्स सॉलिड होते हैं, बट एक का सॉफ्ट एक का हार्ड, एक का प्लाएबल एक का नॉन प्लाएबल। कंप्रेस करोगे तो टूट जाएगा, नॉन प्लाएबल होती है। जो डायग्राम अभी मैं कार्टिलेज का बनाने वाली हूं वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगली क्लास में जब आओगे तो मैं बोन्स का डायग्राम आपसे पूछ पूछ के बनवाऊंगी, क्योंकि बोन्स और कार्टिलेज का डायग्राम कंपेयर करके बनाया जाता है। उसके मैट्रिक्स, उसके सेल्स, उसकी मेम्ब्रेन कंपेयर होती है और कंपेयर करके ही आपको पढ़ना है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, चलिए जी, चलिए जी, तो हम बनाने जा रहे हैं बेटा। देखो इतने ऐसे करके डायग्राम बनेगा, पहले ही बता दे रही हूं। ऐसे इतने पेज में डायग्राम बन जाएगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। सेक्शन ऑफ कार्टिलेज बनाने वाले हैं तो इतने पेज में डायग्राम बन जाएगा। जल्दी जल्दी बनाना मेरे साथ, ठीक है। सेक्शन ऑफ कार्टिलेज, एनसीईआरटी के डायग्राम को समझने के लिए। सेक्शन ऑफ कार्टिलेज, सेक्शन ऑफ कार्टिलेज। नहीं यार, व्हाइट से बनाते हैं बेटा। बोर्ड को तो भैया बच्चों से ज्यादा इस बोर्ड से बेटा परेशान आ चुकी हूं, क्या बताऊं। देखो देखो, इसको मैंने ब्लू से बनाया था, अपने आप येलो हो गया। हाँ, आज तक मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ा है अथर्व, लेकिन आज तो पढ़ लिया है। चलो जी, कमेंट्स कैसे पढ़ेंगे बेटा? आपको पढ़ाऊं या आपके कमेंट्स पढ़ूं, आप बताओ। अब बाई चांस बेटा, किस्मत वाली बात है, किसी किसी के कमेंट्स दिख जाते हैं उस वक्त, तो मैम पढ़ लेती हैं। इसका मतलब मैम पे गुस्सा थोड़ी करोगे। आप पढ़ाओ बेटा, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को पॉसिबल थोड़ी होता है बेटा। मैम की भी मजबूरी समझो, है ना। चलो, बस हो गया, डायग्राम खत्म। पेरिकॉन्ड्रियम, covering of cartilage, chondroblast, दिस इज अतिरिक्त ज्ञान बेटा। ये बताना इसलिए जरूरी है कि ये बता पाऊं कि मैच्योर सेल किससे बनते हैं। इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स, ये आपका अतिरिक्त ज्ञान है बाबू, अतिरिक्त ज्ञान। डायग्राम लुक्स लाइक पिज्जा एंड इट्स टॉपिंग। सब चीज भुक्कड़ हो, सब चीज को खाने से रिलेट करोगे। कितनी भूख लगती है तुम लोगों को। कोलाजन, इलास्टिक, लैक्यूने, वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्यूने को भी स्टार मार्क करना है बेटा, लैक्यूने को भी स्टार मार्क करना है। फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, विद इन मैट्रिक्स। एक बच्चा पूछ रहा है कार्टिलेज क्या होता है। क्या ही बताऊं बेटा अब कार्टिलेज क्या होता है। विद इन मैट्रिक्स
मतलब कुछ सर पैर नहीं है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है। कार्टिलेज किसके अंडर पड़ा, वो क्या होता है, कनेक्टिव क्या है, टिश्यू क्या है, सेल से बना, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं। विद इन मैट्रिक्स in which chondrocytes are present, can be one or multiple within one lacuna. This is what? Chondrocyte. Chondrocyte is what? Mature cartilage cell. और ये बाकी बचा हुआ सामान, ये क्या है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स। दिस इज मैट्रिक्स। जल्दी जल्दी बनाएंगे बेटा ये डायग्राम। यस एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी ये डायग्राम बनाएंगे बेटा, जल्दी जल्दी। बेटा बन गया है। देखो पूरा एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्लेनेशन तो मैं अभी दे दूंगी, बट इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। पढ़ा दूं क्या एक बारी बेटा ये वाला पार्ट। और एग्जैक्टली बेटा ऐसा सा डायग्राम हमें बनाना है बोन्स के लिए। बट बोन्स में सेल्स कैसे दिखते हैं, बोन्स में मैट्रिक्स कैसा दिखता है, बोन्स में लैक्यूने कैसे दिखते हैं, बोन्स के फाइबर कैसे दिखते हैं, वो जब बोन्स पढ़ाऊंगी तो बोन्स में पढ़ाऊंगी। बट बेटा अभी कंपेयर करते हुए चलना। आर यू गाइज रेडी फॉर वन लास्ट टाइम? आर यू गाइज रेडी? उसके बाद तो बेटा मेरी क्लास कहाँ आने वाली है, उसके बाद तो मेरी क्लास कब, अगले वीक आएगी। पढ़ लो थोड़ा सा, है ना। देखो कार्टिलेज का सेक्शन जब मैंने देखा तो मैंने कार्टिलेज, ये बोन बेटा देख रहे हो, कार्टिलेज उड़ गया है। जब मैंने कार्टिलेज का बेटा कवर देखा, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, जैसे आप सेल्स की कवरिंग बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही आपने कार्टिलेज की कवरिंग देखी। कार्टिलेज की कवरिंग को बोला जाता है पेरिकॉन्ड्रियम। आपको पता है बेटा, नाम मैं बोलती हूं ना, नाम में ही मतलब छुपा हुआ होता है, नाम में ही मतलब छुपा हुआ होता है। कॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज। जब आप कॉन्ड्रो वर्ड यूज करते हो ना, आगे आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ोगे, कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज, कॉन्ड्रिक थीज मतलब कार्टिलेजिनियस मछलियां, कार्टिलेज जिसका अंदर का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। अभी आपको लिखना नहीं है, कॉन्ड्रो वर्ड यूज करते हैं कार्टिलेज के लिए। तो कॉन्ड्रियम कार्टिलेज, पेरी का मतलब क्या होता है पता है, अराउंड। अब देखो ना बेटा, वर्ड्स तुम्हें खुद ही चिल्ला चिल्ला के अपना मतलब बताएंगे। जब मैं बेटा आगे तुम्हें पेरिओस्टियम पढ़ा, मतलब सॉरी बोन्स पढ़ाऊंगी, तो बोन्स में बोन्स की कवरिंग को बोला जाता है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम, ऑस्टियम का मतलब होता है बेटा बोन्स, पेरी का मतलब होता है अराउंड, अराउंड बोन्स पेरिओस्टियम, अराउंड कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम। डन डन आर डन? यस एवरीबॉडी। अब बेटा देखो, जब आप कार्टिलेज की मैट्रिक्स देखते हो तो कार्टिलेज की मैट्रिक्स मैंने ऐसे डॉटेड डॉटेड बना रखी है, नॉर्मल है। लेकिन बोन्स की जब मैं मैट्रिक्स बनवाऊंगी तो उसकी मैट्रिक्स ऐसे नॉर्मल नहीं होती है, उसकी मैट्रिक्स जो होती है रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो मैं डिटेल में आगे तुम्हें जब बोन्स पढ़ाऊंगी तो डिस्कस करूंगी। कार्टिलेज के केस में तुम्हें कोलाजन फाइबर्स भी दिखते हैं बेटा, और कार्टिलेज के केस में तुम्हें इलास्टिक फाइबर्स भी दिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर। बट बोन्स के केस में बेटा आपको क्या दिखता है, एक सेकेंड,
तुम्हारे लगता है मुझे कमेंट सॉल्व कराने पड़ेंगे? मैं कमेंट सॉल्व करा दूंगी बेटा, कमेंट सॉल्व करा दूंगी मैं, अगर तुम ज्यादा स्पैम करोगे तो। जिसको जाना है टाटा बाय बाय, बनते रहना घर में बैठ के डॉक्टर, इरिटेट मत करो, ठीक है ना। तो कार्टिलेज के अंदर होते हैं कोलाजन फाइबर्स भी, इलास्टिक फाइबर्स भी, लेकिन बोन्स के केस में आप देखोगे सिर्फ कोलाजन फाइबर्स होते हैं बेटा। मैंने मैट्रिक्स के अंदर कुछ गोले बना रखे हैं ग्रीन कलर के, ये देख रहे हो, कुछ गोले बना रखे हैं बेटा ग्रीन कलर के। ये ग्रीन कलर के गोले क्या हैं बेटा? इन गोलों को बोला जाता है लैक्यूने। आप देखोगे ध्यान से, इन गोलों को क्या बोला जाता है? लैक्यूने। बेटा ऐसा लैक्यूने मैं बोन्स के केस में भी पढ़ाऊंगी, और ऐसे लैक्यूने बेटा मैं आपको कार्टिलेज के केस में तो मैंने बता ही दिया है, ऐसे लैक्यूने मैं बोन्स में भी आपको बताऊंगी, और ऐसे लैक्यूने मैंने कार्टिलेज में भी बनाया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लैक्यूने होता क्या है? लैक्यूने को कहा जाता है बेटा फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। मैट्रिक्स इसका कैसा है? सॉलिड। बोन का भी कैसा होगा? सॉलिड। बट इन्हीं सॉलिड मैट्रिक्स में कहीं कहीं पे फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस मिलते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, और उन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को बोला जाता है लैक्यूने। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस जिन्हें आप लैक्यूने बोल रहे हो, ये कार्टिलेज में भी है। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस जो मैट्रिक्स में, बोन्स में भी है। अगर आप देखोगे लैक्यूने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है मैम, तो लैक्यूने के अंदर मैंने कुछ सेल्स बना रखे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं बेटा कार्टिलेज के। जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, दो ज्यादा मैच्योर कार्टिलेज सेल्स, इन्हें बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज, साइट का मतलब सेल। कॉन्ड्रोसाइट आर द मैच्योर कार्टिलेज सेल, जो उन्हीं फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट है, जिन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस को तुम बोलते हो लैक्यूने। इनफैक्ट बेटा अगर तुम पेरिकॉन्ड्रियम को ऑब्जर्व करो तो यहां पे भी मैंने कुछ सेल्स बना रखे हैं, इन्हें मैंने लिखा हुआ है बेटा कॉन्ड्रोब्लास्ट, इन्हें मैंने लिखा है कॉन्ड्रोसाइट। देखो कॉन्ड्रोब्लास्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, कॉन्ड्रोब्लास्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर कार्टिलेज सेल होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने अतिरिक्त ज्ञान लिखा है। लेकिन कॉन्ड्रोसाइट जो है वो मैच्योर कार्टिलेज सेल है, वो एनसीईआरटी में गिवन है। और कॉन्ड्रोसाइट कहां प्रेजेंट है मैम? इन्हीं लैक्यूने के अंदर। कॉन्ड्रोसाइट कहां प्रेजेंट है बेटा? इन्हीं लैक्यूने के अंदर, जो फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं मैट्रिक्स के। बेटा कार्टिलेज के जो मैच्योर सेल्स है जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स बोल रहे हो, वो लैक्यूने के अंदर है। आपको अगली क्लास में जब मैं बोन्स पढ़ाऊंगी वहां पे लैक्यूने बताऊंगी, वहां पे मैच्योर बोन के सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट, वहां पे भी ऑस्टियोसाइट लैक्यूने के अंदर होती है, यहां पे कॉन्ड्रोसाइट लैक्यूने के अंदर होती है। कंपेयर करो, यहां कार्टिलेज की कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम, वहां बोन की कवरिंग पढ़ाऊंगी पेरिओस्टियम। यहां इमेच्योर कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट, वहां इमेच्योर बोन के सेल ऑस्टियोब्लास्ट। यहां कोलाजन और इलास्टिक फाइबर्स दोनों प्रेजेंट है, वहां ओनली कोलाजन फाइबर्स। यहां मैट्रिक्स सॉफ्ट एंड सॉलिड, वहां मैट्रिक्स हार्ड एंड सॉलिड। यहां मैट्रिक्स के अंदर लैक्यूने है फ्लूइड फिल्ड स्पेस, वहां पे भी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं फ्लूइड फिल्ड स्पेस लैक्यूने। यहां लैक्यूने के अंदर क्या है बेटा? यहां लैक्यूने के अंदर है कॉन्ड्रोसाइट्स, मैच्योर कार्टिलेज सेल। वहां पे बेटा लैक्यूने के अंदर क्या होंगे? मैच्योर बोन सेल, ऑस्टियोसाइट। अंतर क्या है? अंतर ये है, मैंने लिखा हुआ है बेटा, अगर आप लैक्यूने को देखो, जो कार्टिलेज का लैक्यूने होता है, तो लैक्यूने के अंदर एक कार्टिलेज का सेल भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार, मल्टीपल हो सकते हैं। जब मैं बोन्स पढ़ाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे एक लैक्यूने के अंदर सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट ही होता है। एक लैक्यूने के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट होगा, यहां मल्टीपल हो सकते हैं, यहां मल्टीपल हो सकते हैं। मैंने ये डायग्राम पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ कुछ पॉइंट्स जो बेटा इससे रिलेटेड बचे हुए और एग्जांपल्स वो हम अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। 7:45 हो भी गए और मैंने सक्सेसफुली, जितने भी बच्चे इरिटेट कर रहे थे उनको सक्सेसफुली मैंने बेटा इग्नोर मारा है। उसके लिए पढ़ने वाला बच्चा, ईमानदार बच्चा मुझे दिल बना के भेजेगा, बिकॉज आई डेंट वांट, पढ़ने वाले बच्चे का क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं, जो 5:45 तक पढ़ने के लिए बैठा है, जिसने पैसा दिया है कि 5:45 तक हमारी पढ़ाई हो।
ना मैं गुस्सा करूंगी। देखो मैंने ये सब छोड़ दिया है भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते 4 साल हो गए, ऑफलाइन तो मैंने और भी बेटा साल पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आई डोंट केयर, मैं पढ़ने वाले, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ बेटा, मैं पहले गुस्सा करती भी थी, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत गुस्सा तो इंसान हूं तो आ ही जाएगा, बट बेटा मैं जेन्युइन बच्चों का, मैं लक्ष्य में भी यही बात बोलती हूँ, जो पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने के लिए आया हुआ है यार, उसका क्यों नुकसान करूं? गधों के चक्कर में जो नहीं पढ़ते हैं, जो स्पैमिंग करते हैं, एक दूसरे से चिटियाते हैं, मैं उनके चक्कर में पढ़ने वाले बच्चे का क्यों नुकसान करूं? गुस्सा करके क्लास एंड कर दूं, क्या मतलब है इसका? ये सब चीजें बेटा, ये सब हरकतें मैं नहीं करूंगी। वर्स्ट टू वर्स्ट अगर कभी सिचुएशन हो जाए तो अलग बात है, दे से नेवर, तो वो वाला सिचुएशन अलग है, बट यार मैं पढ़ने वाले बच्चे का नुकसान नहीं करूंगी। तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम जाओ भागो यहां से, लेकिन ना मैं गुस्सा करूंगी। थोड़ा ज्ञान जरूर दे सकती हूँ बेटा, वो ठीक है बेटा। ये होमवर्क आज करके आना, अब ये मॉड्यूल का होमवर्क नहीं दे रही हूं, या तो चाहो तो बेटा मॉड्यूल में से ना तुम जितना, अच्छा चलो अगले दिन मॉड्यूल में से होमवर्क दूंगी, अभी नहीं दे रही हूं, ठीक है। अभी तो होमवर्क में सिर्फ उतना करके आओ, ठीक है ना। आज यहीं तक बेटा रखते हैं टॉपिक को। आई एम श्योर आप लोगों को मजा आया, समझ में आया, बहुत सारे दिल आ चुके हैं, और इसी दिल पे बेटा एक गाना सुना देते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 10 घंटे पहले से सॉन्ग करने से कुछ नहीं होता है, और दिल से गाना मुझे याद आया, ठीक है बेटा। कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, आपके फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ना। और कोई भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन में जाके डाउट जरूर पूछा करो, क्योंकि आपके डाउट्स जरूर मैं भी देखती हूँ, और बाकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो आपके सारे डाउट्स केटर करते हैं, तो वहां जरूर से पूछना, और जो भी बेस्ट पार्ट लगता है वो जरूर बता देना बेटा, ठीक है। यस चलो, तो गाना आप लोग के लिए मैं गाती हूँ जो मुझे याद आ रहा है फिलहाल। युगल आगे देख, युगल एकदम मेरे को ही देख रहा है, हाँ मैम गाओ। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है यहाँ, जैसा है इधर का नजारा, वैसा ही उधर का समा। और ये कैसे रिलेट कर सकती हूँ, जैसा है इधर का नजारा, मतलब जितने दिल मुझे दिख रहे हैं एक्चुअल में तुम वैसा ही तो फील कर रहे हो ना, है ना। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा, वैसा ही उधर का समा। क्या है कुछ भी नहीं है अगर कमेंट्स में है दिल तो, मगर बातें कर रही हैं, बातें पढ़ाई कर रही है असर, चुप के सपोलों के दिल आपस में नहीं बेटा, यहाँ पढ़ाई से मिल रहे हैं, मगर चुपके क्या खुलेआम, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहो बेटा, बहुत बढ़िया से पढ़ो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, कंसिस्टेंट रहो बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, ठीक है।